विश्वकर्मा जी, रामस्वरूप जी, डॉक्टर मंजय विश्वकर्मा जी, नंदकिशोर विश्वकर्मा जी, हमारे साथ आए हमारी पार्टी के नेता नरेंद्र जी, अशोक जी, चंद्रमा पासवान जी, राजेश जी और अन्य साथी, यहाँ सभा में मौजूद तमाम विद्वद्जन, पत्रकार मित्रों, माताओं बहनों, सबसे पहले आप सबको मेरा अभिवादन, नमस्कार। आपकी जो मांग आई है बिहार से भी संबंधित है और राज्य से भी। बिहार में जब से कहिए कि खास तौर से भगवा राज्य में हिंदू का मामला चला है, तब से मैं देख रहा हूँ कि एक ध्रुवीकरण हिंदू समाज में भी दिख रहा है। अभी गिरिराज सिंह एक हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए थे, तो हम भी उस समय यात्रा पर ही थे, बदलो बिहार न्याय यात्रा। और इसी बीच में टेकारी में एक मजदूर का हाथ काट लिया गया था मजदूरी मांगने के लिए, और एक मजदूर की गया जिले में ही हत्या कर दी गई थी। नवादा में झोपड़ियों में आग लगाई गई थी। तो हमने उस यात्रा में पूछा कि गिरिराज बाबू किसके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, जिनका हाथ काटा गया वे कौन लोग थे और काटने वाले कौन लोग थे, वे किसके स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि हिंदू केवल दिखाई तब देता है जब मुसलमानों के खिलाफ कोई दंगा का मामला रहता है, और नहीं तो हिंदू तो जातियों का एक समूह है, और हर जाति एक दूसरे से अपने को श्रेष्ठ बताती है और दूसरे को अपने से नीचा बताने की कोशिश करती रहती है। यही है हिंदू समाज। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब से कुछ ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में वर्चस्वशाली समूहों ने कि हम हैं हिंदू, हम हैं क्षत्रिय, हम हैं ब्राह्मण, हम उच्च हैं, तब से खास तौर से समाज में जो जिनको निचले पायदान पर कहा गया था, उनमें भी एक प्रतिक्रिया में ही सही एक बड़े जागरण के हम झलक में देख रहे हैं। और पिछले चुनावों में इस सीट पर भी ये ध्रुवीकरण दिखा, ये बड़े पैमाने पर दिखा। समाज की अति पिछड़ी जातियाँ उनका बहुलांश हम लोगों के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ। और इसके पहले जब कमज़ोर समझ करके, कम संख्या समझ करके इन पर सामंती ताकतों के हमले होते रहे, तो खास तौर से हमारी पार्टी भोजपुर से लेकर के जहानाबाद से लेकर पटना जिला से लेकर औरंगाबाद तक एक बड़ा संघर्ष करती रही है। और इसीलिए जो पार्टी का आधार भी बना तो इन्हीं जाति वर्गों के बीच में बना। अब लड़ाई का स्वरूप बदला है, लेकिन अभी भी खुशहाली, मान सम्मान, इज्जत, मर्यादा का प्रश्न, इस पर संघर्ष जारी है। अभी भी समाज का एक समूह जो है वो उपेक्षित रखना चाहता है, इसकी प्रतिक्रिया में दूसरा समूह अपना हक और अधिकार और इज्जत और प्रतिष्ठा, मान और सम्मान चाहता है। और ये सकारात्मक है, ये सही है। एक तरफ बात बढ़ते बढ़ रही है मोदी जी के दौर में कि वो लोकतंत्र और संविधान तक को खत्म करने पर आमादा हो गए। आज ही मैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसको पढ़ रहा था, उसके बाद अपनी पार्टी का संपादकीय पत्रिका का, बुलडोजर राज के खिलाफ। उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि राज्य धीरे धीरे लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने पर आमादा हो रहा है। कई जगह विरोध की आवाज़ों को दबा देने के लिए आउट ऑफ प्रोपोर्शन, आप कोई चीज़ में दोषी हुए अगर विरोधी हैं तो आपका घर ढा दिया जाएगा। इसी बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ वो बात आई है।
यहाँ पर भी चर्चा उठी, डिसेंट को दबाने के लिए क्या हुआ। 2 मई 2012 को हमारे पत्रकार दिलीप मित्र जी ने कहा। तो ये सत्ता में हमेशा होता है, वर्चस्वशाली समूह चाहते हैं कि आप उनके जूते के नीचे चलते रहें। हम चाहते हैं जो शोषित समाज के लोग हैं कि बराबरी का समाज बने, समतामूलक समाज बने, समाजवाद तक जाएं। मैंने व्याख्या की, अंबेडकर की जो मूर्तियां हैं ऐसे खड़ी हुई, तो मैंने उसकी व्याख्या इस रूप में की कि आज़ादी के बाद संविधान बन रहा था, अंग्रेज गए थे, जमींदारी उन्मूलन हो रहा था। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब जनता के वोट से राजा और प्रतिनिधि निकलेगा। तो अंबेडकर असल कह रहे हैं कि हमें यहीं खड़ा नहीं रहना है, पिछड़ी हुई स्थिति में, विभाजित स्थिति में, दयनीय स्थिति में, बल्कि हमें आगे जाना है। और जाना है कहाँ तक? तो समाजवाद तक जाना है। ये इशारा है कि हमें समाजवाद तक जाना है, समतामूलक समाज तक जाना है। तो ये एक लड़ाई है और भिन्न भिन्न रूपों में यह लड़ाई चलती रहती है। एक तरफ बिहार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हुआ कि ठीक है, आरक्षण पर बार बार लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि किसको कितना मिला है, सही मिला है, नहीं मिला है, गड़बड़ मिला है, क्या हुआ है। तो एक बार गणना हो जाए, एक बार गिनती हो जाए। तो जातीय जनगणना हुआ और उससे जो जनगणना हुआ तो उसी अनुपात में आरक्षण बढ़े। अब तो बात सामने आ गई, सांझ को आज क्या, तो 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब ये लड़ाई चल रही है कि 65% हाई कोर्ट से खारिज हो गया, तो वह कि इसको अनुसूचित 9वीं अनुसूची में डाली है, जिससे कि कोर्ट का हाथ बंद जाए। दक्षिण भारत के राज्यों में, खासतौर से तमिलनाडु में आरक्षण तो है, बढ़ा हुआ आरक्षण है, लेकिन वो 9वीं अनुसूची में डाला हुआ है, वहाँ की विधानसभा के जरिए पारित करके, तो न्यायालय उसमें कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पर भी बात उठी कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए। आपकी मांग है, जो मेमोरेंडम में आप कह रहे हैं, यहाँ जो आपने पढ़ा कि हमारा उसमें नाम ही गायब कर दिया गया है। और इस तरह से हमारी हकमारी हो जा रही है। तो इस सवाल पर आपके प्रतिनिधियों को लेकर के बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों से, मुख्यमंत्री से पहल करने का पूरा प्रयास करूंगा, ये आश्वासन करूंगा। ये बिल्कुल वाजिब है। और वो कहते ना है कि शेषनाग का फन डोलता है तो धरती हिलती है। तो शेषनाग है कौन? मैं तो समझता हूँ कि जो श्रमिक वर्ग है यही शेषनाग है। उसका सर हिलता है तो धरती हिलने लगती है, सब बंद हो जाएगा, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। तो श्रमिक वर्ग ही जो है वही शेषनाग है सब। वो काम करना बंद कर देगा तो सांस लेना बंद हो जाएगा। और उसी श्रमिक वर्ग में आप हैं, इसलिए पूरा सम्मान, न्याय के हकदार आप। आपको मैं बताऊं, कल मैं हूं पार्लियामेंट के लेबर, टेक्सटाइल एंड स्किल डेवलपमेंट कमेटी में। कल दिल्ली में उसकी बैठक थी। कल मैं दिल्ली में 3 बजे तक था मीटिंग में, और वहाँ से फ्लाइट लेकर के कल रात में पहुँचा हूँ। अब आज इस कार्यक्रम में आपके आया। इस कार्यक्रम का महत्व हमने समझा है और इसलिए आपके बीच में आए हैं। और वैसे भी हमारे क्षेत्र के आप हैं, आपने अगर हमें मान दिया है तो आपका सम्मान करना हमारा फर्ज है। आज भी और 2 कार्यक्रम हैं। एक अधिवक्ता संघ ने रखा है दाऊदनगर में और बहुरिया वर्मा में, ग्रामीणों के बीच, और उसके बाद कुछ इन्विटेशन हैं। तो खैर वो अटेंड किया जाएगा। अभी भी कोशिश करता हूँ कि एक्टिविटी पर उम्र का प्रभाव न पड़े। जैसा कि हमारे ब्रह्मदेव बाबू कह रहे थे कि 89 के,
हम लोगों की भी कामना होगी कि 89 तक हम भी पहुँचें, कि जितना समाज लोड दे रहा है उस लोड को उठाते रहें, काम करते रहें। 2012 के संदर्भ में एक दो बात उस आंदोलन में, पहली बात तो ये है कि समाज में ऐसी कोई माफिया ताकत होगी तो उसके खिलाफ एक प्रतिरोध उभरेगा, और उस समय ऐसी ही दशा थी। जिले में सर्वदलीय प्रदर्शन था। अब आपने मुझे अगुवाई करने का मौका दिया, और एक बात मैंने देखा कि जब मैं गलती पर नहीं था तो लाख दमन के बावजूद भीतर कोई कंपन नहीं था, ये मैं आपको बता। और 12 बजे रात में एसपी थे, और वो कोई नहीं कह सकता है लेकिन मैंने कह दिया। वो बैठा करके कुर्सी पर कभी तुम कभी आप करके वो अपना बोलते थे, आग्रह रखते थे। मैंने कहा कि ये हमारे वज्रवाहन में आग लगा दिया है। हमने कहा कि हमें तो रिपोर्ट मिला कि वज्रवाहन में आग आपके पुलिस के लोगों ने लगाई, तो 25 लाठी और मारेंगे, कहीं वो अलग बात है, वो दूसरी बात है। लेकिन हम तो थे नहीं, हमें तो गिरफ्तार कर लिया गया था दमन के बाद, लेकिन हमें जो रिपोर्ट मिला तो हम बता दें। तो खैर ये मतलब दायित्व में है, आपके साथ जब संघर्ष में है तो आप पर एक लाठी चलेगी तो एक लाठी हम पर भी चल ही सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे भागना नहीं है, उससे मुंह मोड़ना नहीं है, ये परस्पर बात, उसी का हिस्सा हैं हम भी, उसी लड़ाई का हिस्सा है। यही जो आपने न्याय की बात उठाई, इस संघर्ष में हम होते हैं तो हैं, एक आवाज़ है। अभी जैसा कि हमारे दिलीप जी ने कुछ जिम्मेवारी भी दे दी कि जो आपके पास मेमोरेंडम आया है उस पर कुछ बोलिए। तो ये जीएम फसलों के बारे में किसानों की तरफ से आया, तो इस पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुका है और मैं उसमें शामिल था। मैं खुद हिंदुस्तान के किसान आंदोलन के राष्ट्रीय कमेटी में रहा हूँ, जो दिल्ली बॉर्डर का आंदोलन चला, तो उसके नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में था। तो चंडीगढ़ में एक सम्मेलन हुआ इसी सवाल पर, जीएम सवाल पर। तो ये जानना भी चाहिए सबको, एक तो देश में खेती की ज़मीन घट रही है, साथ में कानून बना भूमि नीति कि खेती की ज़मीन का अंतिम विकल्प के बतौर दूसरे मद में हस्तांतरण होगा और कलेक्टर इसकी देखभाल करेंगे। लेकिन जब किसानों के कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण हो रहा है तो हिंदुस्तान में एक कलेक्टर ऐसा नहीं मिला जो इस नीति पर अमल कर रहा है। वो कंपनी का एजेंट बन करके किसानों के कपाट तोड़ने लग रहा है। यही हर जगह दिखाई दे रहा है, ऑल इंडिया में। सच बात ये, आबादी बढ़ रही है, खेती की ज़मीन घट रही है, खाएंगे क्या, जिएंगे कैसे। अभी नेहरू पर एक किताब पढ़ रहा था, तो उस ज़माने में नेहरू ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने भोजन का इंतजाम करना होगा। जितनी बड़ी आबादी हमारी है, इसको दुनिया का कोई दूसरा देश खिला नहीं देगा, जिला नहीं देगा। इसलिए पहले भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। तो खैर वो एक बड़ी बात है, लेकिन जीएम सीट उसी से जुड़ा हुआ ये है कि एक तरफ ज़मीन घटाते जा रहे हैं और ज़मीन का और दोहन और शोषण करने के लिए अभी पहुँच गए खाद, कीटनाशक, बीज सब जहर करते करते अब पहुँच गए जीएम बीज पर। जीएम बीज क्या है? दुनिया के किसी भी देश में अभी जीएम बीज खाने पीने की वस्तुओं में इस्तेमाल नहीं है। जेनेटिक मॉडिफाइड, यानी बीज को ऐसे उसके डीएनए को तोड़ करके जीन्स में ही परिवर्तन कर देना कि उस बीज में गेहूं का बीज है तो उसी में मांस का भी कुछ गुण आ जाए। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दें कि कीटनाशक लगे ही नहीं, कीट नहीं लगे। अब उस पर डाउट ये हो रहा है कि इस तरह का अगर जीन में परिवर्तन कर देंगे
तो खाने पीने की वस्तुओं में खास तौर से बीटी ब्रिंजल, बैगन, चना, इस सब में बात आ रही है अलाउ करने का, सरसों। तो वो बीज दूसरे बीजों पर क्या असर करेगा, बगल में जो पौधा लगा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा। जब हम खाएंगे तो हमारी आदतों में क्या बदलाव होगा, हमारे आनुवांशिकी में क्या बदलाव होगा, हमारा बच्चा फिर जो पैदा होगा वो किस ढंग का होगा, किस रंग का होगा। ये सब कुछ अभी शोध नहीं हुआ है, अभी निष्कर्ष तक लोग नहीं पहुँचे। तो जब अभी दुनिया के बड़े बड़े देश दुविधा में हैं, अमेरिका दुविधा में है, फ्रांस दुविधा में है, इंग्लैंड दुविधा में है, तो हम इतना बेचैन काहे हैं भाई। जब तक वैज्ञानिक निष्कर्ष के तहत हम ये क्लियर नहीं हो जाएं, तब तक हम जीएम बीजों का इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं हैं। ये बात बहुत साफ है। और जीएम बीजों से पर्यावरण को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा संकट। और अभी भी हमारे पास इतनी खेती है, बीजों में इतना दम और ताकत है कि अभी भी हम मेहनत करके उपजा लें तो अपनी आबादी को खिला सकते हैं। इसीलिए हम इतना बेचैन नहीं हैं कि जब तक इस पर निष्कर्ष न निकल जाए। बीटी कॉटन आया, कपास में आया ये आपको जीएम बीज, जीएम सीड्स, क्या हुआ, उससे जो कपास पैदा होता है उसमें रेशा ही नहीं बनता है। तो रेशा नहीं बनेगा तो बढ़िया कुर्ता नहीं बनेगा, कपड़ा नहीं बनेगा। बीटी कॉटन में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनका हाथ खराब हो गया। बीटी कॉटन ने पानी को धरती के पताल में पहुंचा दिया जहां वो कॉटन उपजाया जाता है। तो इसीलिए एक क्षेत्र में तो जीएम बीज आया और उसका परिणाम इस देश ने, इस धरती ने झेला। तो खाने पीने की वस्तुओं में, बैंगन में, सरसों में, चना में अब यही 3 चीज़ें प्रस्तावित हैं कि इसमें भी लाया जाए उसको। तो जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया है, हम खुद इस लड़ाई का हिस्सा हैं, लेकिन खैर उनका संगठन का भी निर्णय है। तो किसानों की इस लड़ाई का हम समर्थन करते हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अभी kiसानों के फसलों का वाजिब दाम को लेकर के, बटाईदारों के हक को लेकर के लड़ाई चल रही है, वो चलेगी। कुछ गो से मांगे उठी हैं, कुछ ब्रह्मदेव बाबू ने उठाया, कुछ उनके बाद बोले क्या नाम आपने उठाया, उनका कुछ और उठा, हरिजन हॉस्टल और सबका। हाँ, तो एक एक करके उस सब पर देखा जाएगा। फंड तो आपको, अपना फंड तो विधायक जी से भी कम है। 5 करोड़ था 6 विधानसभा में, एक विधायक जी को है 4 करोड़, उसमें भी 10 लाख मोदी जी जीएसटी काट ली। जब फाइनल हम लोग पोर्टल में देखने लगे तो देख रहे हैं कि 4 करोड़ 90 लाख है। लेकिन दूसरी योजनाओं से भी अनुशंसा होगी। पुन पर पुल का मांग हमारे साथी अशोक जी ने किया है, और भी कई समस्याएं हैं। तो जितना भी दिमाग में बुद्धि है और शरीर में ताकत है, वो इस दौर में सेवा का ये जो अवसर मिला है इसमें लगाया जाएगा। और निश्चित रूप से आपको इस मंच से एक बार उस ऐतिहासिक गर्मी में, जिसमें कि अंतिम दिन प्रचार के 62 लोग मर गए, तो हम एसी वाले कह रहे हैं कि हमारा तो ऑफिस भी एसी का है, घर भी एसी का है और कार भी एसी का है, हमको दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि धरती को इतना गर्म मत करो कि एक दिन में बिहार में 62 लोगों की लू से मौत हो जाए। आम किसान को तो खेत में जाना है, मजदूर को जाना है, साधारण लोगों को नौकरी पर जाना है, उनका ऑफिस ऐसी नहीं है, साइकिल चलाना है। पाकिस्तान की बाढ़ से नहीं चेते, यूरोप की गर्मी से नहीं चेते, तो अब तो अपना घर में बात आ गई, बिहार में इतना गर्म हो गया धरती, इतना गंभीर लू हो गया, इसलिए अब तो चेतना होगा। तो उस भयंकर गर्मी में आप सब ने जो मेहनत किया और इसकी वजह से जो इंडिया गठबंधन की जीत हुई है, इसके लिए निश्चित रूप से आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया। काराकाट ने सचमुच इतिहास रचा है। जो कहते हैं ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, तो ये काराकाट में साबित हुआ। जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा
आपके चंदे से, आपके मेहनत से ये देश में और किसी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है। बड़े पैमाने पर लोगों को पैसा बांटना पड़ा है। और यहाँ सही बात है कि पंचायत प्रतिनिधि, खास तौर से मुखिया, समिति, जिला परिषद या अन्य लोग, विभिन्न दलों के सामाजिक कार्यकर्ता लोगों ने घर घर में कुछ न कुछ लगाया। और बिल्कुल ये लोकतंत्र के चलने का यही तरीका होना चाहिए। धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि होते जा रहा है। एमएलसी का कैंडिडेट हमारी पार्टी देने में सक्षम नहीं हो सकी, इसलिए कि एमएलसी में भैया उतना खर्चा करे वाला कोई आदमी नहीं है। अब बताइए, जहाँ चुनाव का ये हो जाएगा तो गरीब की राजनीति तो खत्म। कितना भी अच्छा नेता आप अपने समाज से पैदा कर लीजिए, लोग कहेंगे कि इसके पास तो पैसा है ही नहीं, ये क्या बनेगा मुखिया, ये कई दिन मुर्गा चावल खिला सकता है, ये तो नहीं खिला सकता। तो इसलिए राजनीति को आपने बचाया है। और मैंने राया राम सिंह को जिताने की बात नहीं है, राजनीति पर आपका दखल मजबूत हुआ है और अब आपको वो हक मिला है। हमने भी कहा कि सांसद की कुर्सी बड़ा थोड़ी ऊंची हो गई है, इसको जनता के बराबर खींच के लाना है, इसको नीचे करना है। तो वो कुर्सी आई है और ये बिल्कुल कहूँगा कि कहीं भी आपके एक हाथ देने पर गाड़ी रुकेगी, आपका सांसद आपसे बात करेगा, आपकी समस्या सुनेगा, उसको हल करने की पूरी कोशिश करेगा। हमारे पुराने परिचित पत्रकार मित्र थोड़ा गुस्सा से देख रहे हैं कि हमारा वाला मांग पर बोले ही नहीं। तो ऊपर से शुरू किया जाए कि नीचे से प्रेस क्लब जिला में भी तो हो, तो क्रमशः नीचे तक आए तो होगा। उसमें आपकी भावना से मैं परिचित हो गया कि गो के पत्रकार मित्रों की यह भावना है कि एक जगह बैठने की जगह चाहिए। तो ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, खासतौर से प्रोफेसर साहब का, आप सबका। और ये जो मेमोरेंडम आपने दिया है पार्लियामेंट में कैसे उठेगा, इसका तरीका भी देखते हैं। किस ढंग से सवाल बन सकता है या किस विभाग से ये पहल होगा। बिहार में तो कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ अधिकारियों से मिलके अपने केस को, अपने मामले को, कहाँ यह अधिसूचना जारी हुई, उन पदाधिकारियों से मिल के बात करना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा। और जो भी संघ के कमेटी के साथी हैं वो थोड़ा सा पहल में रहेंगे। निश्चित रूप से आपके सांसद का सपोर्ट आपको रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।